मेरे पास 5 टॉप लेवल कैंपस ब्यूटी रूममेट्स है। रोज रात सोने से पहले हमें पर्ची निकालनी पड़ती है, जिसका नाम निकलता है मुझे उसकी रजाई में सोना पड़ता है। मैं बेड पर लेटा हुआ था और अंधेरे में मुझे सू याओ याओ के कातिलाना चेहरे की हल्की हल्की आउटलाइन दिख रही थी। वो मेरे एकदम पास थी। मैं साफ फील कर सकता था कि उसकी बॉडी हल्के हल्के कांप रही है। जानी पहचानी खुशबू। मैंने अपनी शर्ट की कॉलर उठाकर सूंघी। मुझे तो इसमें कोई ऐसी खास महक नहीं आई, पर खुशबू और बदबू की बात चले तो मेरा दिमाग अचानक आज दोपहर वाले उस सड़ी हुई बदबू वाले लॉन्ग आउतियान पर चला गया। आज लॉन्ग आउतियान की आफत वाली हरकतों से एक बात तो 100% क्लियर हो गई थी कि उसका टारगेट पक्का बाई टियान ही है। पता नहीं आजकल क्या अजीब अजीब भसड़ चल रही है। हालांकि मुझे उस सिस्टम वाले झोल का ठीक से कुछ आइडिया नहीं था, पर एक बात कंफर्म थी कि ये लॉन्ग आउतियन सच में एक बहुत बड़ा बॉम्ब है। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी उस बाई टियान नाम की आफत से दूर ही रहना। फंग भाई, मुझे अचानक फील हुआ कि सू याओ याओ ने मेरे हाथ को कस के पकड़ लिया है। याओ याओ, तुझे नींद नहीं आ रही क्या? उसकी चेस्ट की वो नरम फीलिंग मेरे हाथ पर टच हो रही थी, जिससे एक सेकंड के लिए मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। मैं तुम्हारा टेस्ट चेक करना चाहती हूँ। सू याओ याओ की गर्म सांसें सीधा मेरे चेहरे पर टकरा रही थी। क्या? मैंने घबराकर अपना थूक निगला। मेरे कान इतने गर्म हो गए थे जैसे अभी आग लग जाएगी। सू याओ याओ के होठ मेरे गले से सिर्फ आधा इंच दूर थे। उसकी चमकती हुई खूबसूरत आंखें बस मुझे ही ताड़े जा रही थी। वेट, तू कहीं मुझे काटने तो नहीं वाली ना? मेरी पीठ बेड के बोर्ड से चिपक चुकी थी। पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। सू याओ याओ ने अचानक अपना मुंह खोला और सीधा मेरे कॉलर बोन पर दांत गाड़ दिए। उसने ना ज्यादा जोर से काटा, ना ज्यादा हल्के से। मेरे मुंह से दर्द और झटके वाली आवाज निकली और मेरी उंगलियों ने बिना सोचे बेडशीट को कस के दबोच लिया। तभी अचानक उसकी नरम और गर्म जीभ ने उस दांत वाले निशान पर हल्के से चाट लिया। मेरे पूरे जिस्म पर रोंगटे खड़े हो गए। मैं जैसे ही उसे खुद से हटाने के लिए हिलने वाला था, मुझे मेरे कपड़ों के अंदर से उसकी रोने वाली दबी दबी आवाज सुनाई दी। अगर फंग भाई ने मुझे अभी धक्का दिया तो मैं जिंग जिंग को बता दूंगी कि तूने मुझे कपड़े बदलते हुए चुपके से ताड़ा था। इस कातिलाना धमकी ने मुझे वही पत्थर की तरह जमा दिया। पर्दे की गैप से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने देखा कि सू याओ याओ की पलकों की शैडो उसकी आंखों के नीचे बन रही थी। उसके कुछ बाल मेरी गर्दन के पास गिर रहे थे, जिससे अजीब सी गुदगुदी और मस्ती फील हो रही थी। एसी वाली रजाई पता नहीं कब फिसल कर हमारी कमर तक आ चुकी थी। उसकी स्ट्रॉबेरी प्रिंट वाली नाइट ड्रेस की स्ट्रिप उसके गोरे कंधे से धीरे धीरे नीचे सरक रही थी। उसकी बॉडी अब और भी ज्यादा जोर से कांपने लगी थी। वो डर रही थी। याओ याओ, तू ठीक तो है ना? मैंने धीमी आवाज में पूछा। सू याओ याओ ने कोई जवाब नहीं दिया, पर अच्छा हुआ उसने दोबारा अपने दांत नहीं गाड़े। उसने बस अपना चेहरा मेरी गर्दन में छुपा लिया। उसकी सांसें बहुत तेज और अजीब चल रही थी। उसकी उंगलियों ने मेरी टी शर्ट का कोना इतनी जोर से पकड़ा हुआ था जैसे उसे डर हो कि मैं अचानक हवा में गायब हो जाऊंगा। सिस्टम, तू आखिर पीछे से क्या झोल मचा रहा है? मुझे अचानक एक आइडिया आया। होस्ट, आपको आखिर मेरी याद आ ही गई। रोना आ रहा है खुशी से। सिस्टम ने एक सेकंड में रिप्लाई मारा। भाई, तू एक सिस्टम है, ये सस्ती नौटंकी बंद करेगा थोड़ी? क्योंकि होस्ट नहीं तो मुझे म्यूट कर दिया था। मैं चुप रह रहकर मरने वाला था। ये सू याओ याओ को अचानक क्या हो गया है? क्या हो गया? होस्ट, आप क्या बात कर रहे हो? ये सब तेरा किया धरा नहीं है। ये सू याओ याओ पता नहीं किसी ज़ॉम्बी की तरह म्यूटेट हो गई है और मुझे ऐसे पकड़ के बैठी है जैसे छोड़ेगी ही नहीं। बिल्कुल नहीं होस्ट, मेरे पास इस दुनिया के किसी भी इंसान को कंट्रोल करने का कोई पावर नहीं है। सिस्टम की आवाज एकदम क्लियर और डायरेक्ट थी। सुनकर लग नहीं रहा था कि वो झूठ फेंक रहा है। इसलिए मैं आपको 100% गारंटी से बता रहा हूँ कि ये लड़की खुद अपनी मर्जी से आपसे आकर चिपकी है। होस्ट, आप तो बस चुपके चुपके मजे लो, पर आखिर क्यों? मेरा दिमाग इस झोल को सॉल्व ही नहीं कर पा रहा था। ये तो मुझे भी नहीं पता। होस्ट, आप ठीक से याद करो, कहीं आपने पास में इसके साथ कोई कांड तो नहीं किया था? पागल है क्या? हम दोनों तो बस कुछ दिन पहले ही मिले हैं। मुझे तो बस ये थोड़ी खूबसूरत लगती है और कुछ नहीं। होस्ट, लगता है मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा आप जैसे ठरकी और कमीने इंसान ने पका मुझे इस कुत्ते सिस्टम की बकवास और नहीं सुननी थी, तो मैंने दोबारा इसका स्विच ऑफ कर दिया। अगर मैं अभी उससे बात करूं तो उसे वैसे भी कुछ सुनाई नहीं देगा ना। सू याओ याओ के कान एकदम खाली थे। मैंने तभी ध्यान दिया कि उसने इस वक्त अपनी सुनने वाली मशीन हियरिंग एड नहीं पहन रखी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सच में पास में इससे मिला हूँ? ये सब सोचते सोचते मुझे नींद आने लगी। एक प्यारी सी लड़की की बाहों में सोने की फीलिंग सच में बहुत मस्त होती है। और ऊपर से सू याओ याओ की बॉडी सिर्फ रुई जैसी नर्म ही नहीं, बल्कि उसमें से एक कातिलाना मस्त मस्त महक भी आ रही थी। मैंने आराम से रजाई को खींचकर वापस उसके कंधों तक ला दिया और आंखें बंद करके सीधा सोने चला गया। सू याओ याओ की भौहें जो डर से सिकुड़ी हुई थी
वो आखिरकार थोड़ी रिलैक्स हो गई। सुबह आसमान में हल्की सी सफेदी आते ही सु याओयाओ ने अपनी आंखें खोली। मैं खर्राटे मार रहा था और वो अभी भी मेरे हाथ पर अपना सिर रखकर सो रही थी। सु याओयाओ डर के मारे झटके से उठ बैठी और पीछे खिसक गई। फांग भाई, तू मेरे बेड पर क्या कर रहा है? जब उसकी नजर मेरी गर्दन पर बने उस दांत के निशान पर पड़ी, तब जाकर उसे कल रात वाला पूरा कांड याद आया। पहले तो ठीक था, पर जैसे ही उसे अपनी कल रात वाली हरकतें याद आई, उसका चेहरा एक सेकंड में शर्म से टमाटर बन गया और कानों तक लाल हो गया। सु याओयाओ, तूने ये क्या कांड कर दिया? सु याओयाओ को इतनी शर्म आ रही थी कि बस उसे जमीन में कोई गड्ढा मिल जाए और वो उसमें घुस जाए। मैंने सोते सोते करवट ली। मेरे मुंह से नींद में कुछ बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी। सु याओयाओ ने जल्दी से अपना हियरिंग एड पहना और मेरे कान के एकदम पास आ गई ताकि सुन सके मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ। मैं पहले उसका अटैक डॉज करूंगा, मैंने नींद में अजीब आवाज में बोला। क्या? सु याओयाओ थोड़ा और पास आ गई। मैंने अचानक नींद में जोर से चिल्लाया। सु याओयाओ की डर के मारे वापस हवा टाइट हो गई, पर अगले ही सेकंड उसके चेहरे पर वही प्यारी और मीठी स्माइल आ गई। फांग भाई, तू सोते टाइम सच में बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा लगता है। सु याओयाओ अपने घुटने पकड़कर बैठी रही और शांति से बस मुझे ताड़ती रही। ऐसे ठीक टाइम पर मुझे कुछ भी क्यों याद नहीं आ रहा। उसका चेहरा थोड़ा उदास और मायूस सा हो गया। पास्ट में मैं आखिर कैसा इंसान था? सु याओयाओ ने हल्के से मेरा एक हाथ उठाया, थोड़ा डरते हुए सोचा और फिर मेरे हाथ को अपने गाल पर रख लिया। कितना गर्म और नरम है, बिल्कुल उस सपने की तरह। फांग भाई, आखिर तू है कौन? मुझे शायद नींद में थोड़ा फील हुआ तो मैंने बड़बड़ाते हुए बोला, तंग मत कर यार। सु याओयाओ ने डर के मारे झटके से अपना हाथ पीछे खींचा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी सांस रोक ली और कुछ सेकंड्स वेट किया। जब उसने देखा कि मैं नहीं उठ रहा हूं, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। मैं ये क्या हरकत कर रही हूँ? सु याओयाओ ने शर्म से अपना मुंह दोनों हाथों से ढक लिया। उसे लग रहा था जैसे वो कोई डरपोक स्टॉकर बन गई हो। वो उठी और उसने सोचा कि जाकर ठंडे पानी से मुंह धो ले ताकि उसका दिमाग ठीक हो सके। वो जैसे ही बाथरूम के दरवाजे तक पहुंची, उसे अचानक अपने पीछे से कपड़ों के हिलने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं अपनी आंखें मसलते हुए उठकर बैठ रहा था। याओयाओ, मेरी आवाज में नींद वाली भारीपन थी। साफ दिख रहा था कि मैं ठीक से नहीं उठा हूं। सु याओयाओ वही पत्थर की तरह जम गई। उसका दिल एक सेकंड के लिए धड़कना भूल गया। उसने जबरदस्ती एक स्माइल बनाई और ठीक दिखने का नाटक करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग फैंग भाई। मैंने एक बड़ी उबासी ली, अपने बाल खुजलाए और नींद में बोला, तू सच में बहुत जल्दी उठी है यार। मुझे आदत है, सु याओयाओ हकलाते हुए बोली। उसका चेहरा वापस लाल हो गया। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मुझे उसकी इस टेंशन का कोई आइडिया नहीं था। मैंने अंगड़ाई ली, बेड से उतरा और उसके सामने गया। कल रात ठीक से नींद आई? मैंने तुझे ज्यादा क्राउड तो नहीं किया ना? मैंने अपना सिर खुजलाते हुए थोड़ा ऑकवर्ड फील करके पूछा। सु याओयाओ का चेहरा एकदम आग की तरह लाल हो गया। उसने सिर झुका लिया और मुझे देखने की हिम्मत नहीं की। ठीक ही थी, अगर कुछ अजीब लगा हो तो मुझे ठीक से बता देना, ठीक है? मैंने नोटिस किया कि उसकी शक्ल थोड़ी उड़ी हुई लग रही थी। कुछ नहीं तो ठीक है। वैसे कल रात वाली बात मत बोलना फैंग भाई। सु याओयाओ ने वापस अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। सॉरी भाई, सॉरी। मैंने फटाफट माफी मांगी। नहीं, मेरी ही गलती थी। कल रात मैंने दिमाग खो दिया था। सु याओयाओ मेरी आंखों में नहीं देख पा रही थी। अरे नहीं, मैं ही था जो मेरी आधी लाइन बोलते बोलते गले में फंस गई। मैं फटी आंखों से खिड़की के बाहर घूर रहा था। खिड़की के बाहर सु जिंगजिंग का सिर ऊपर आया और उसने अंदर झांका। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरा मुंह इतना खुल गया कि उसमें पूरा अंडा घुस जाए। सु जिंगजिंग बाहर एसी के आउटर यूनिट पर लटकी हुई थी। उसने एक हाथ से खिड़की का फ्रेम पकड़ा हुआ था और उसकी आंखें एकदम गोल गोल मुझे घूर रही थी। कांड हो गया, लगता है इसने मुझे देख लिया। ये लौंडा सच में बहुत चालू है। मैं इतनी ठीक से छुपी हुई थी, फिर भी इसने मुझे ताड़ लिया। सु जिंगजिंग ने डरते हुए दिमाग में सोचा। फांग भाई, सु याओयाओ ने अपना हाथ मेरी आंखों के आगे हिलाया। आह फांग भाई, तू पक्का अभी भी कल रात वाली बात के बारे में सोच रहा है ना? बहुत खराब है तू। सु याओयाओ ने मेरा शौक वाला एक्सप्रेशन देखकर नखरे से कहा। मैंने जोर से अपनी आंखें मसली और वापस खिड़की की तरफ देखा, पर इस बार वहां कुछ नहीं था। बड़ा अजीब है, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने खिड़की के बाहर किसी का साया देखा हो। मैं आराम से खिड़की की तरफ चला। वो इधर आ रहा है। खिड़की के ठीक नीचे अपना सिर छुपाकर बैठी सु जिंगजिंग ने मेरे कदमों की आवाज सुनी और अपनी कमर पर बंधी हुई कटाना को टाइट पकड़ लिया। मैंने खिड़की के पास जाकर उसे धकेल कर खोल दिया। सुबह की मस्त धूप एक सेकंड में पूरे रूम में भर गई। मैंने अपना सिर बाहर निकालकर झांका, पर खिड़की के बाहर खाली एसी यूनिट और दूर दूर तक कॉलेज के व्यू के अलावा वहां कुछ नहीं था। अजीब है, क्या मेरी आंखों का वहम था? मैंने अपना सिर खुजलाते हुए खुद से बोला। सु याओयाओ मेरे पीछे खड़ी थी। उसने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, फांग भाई तू क्या देख रहा है? कुछ नहीं, मुझे लगा खिड़की के बाहर कुछ है, शायद वहम था। मैंने पलटकर हंसते हुए बात क्लियर की। उधर सु जिंगजिंग थर्ड फ्लोर पर गिर चुकी थी। उसकी आधी तलवार दीवार में धंस गई थी और उसके सिर पर खिड़की की वजह से एक बहुत बड़ा गुम्मट निकल आया था। सु जिंगजिंग अपने सिर से बहते हुए खून को पकड़कर बैठी थी
और अंदर ही अंदर गुस्से से आग बबूला हो रही थी। कल दोपहर लॉन्ग ऑटियन ने कॉलेज के बाथरूम में पूरी रात नहाया था, पर फिर भी उसकी बॉडी से वो बदबू नहीं जा रही थी। सू जिंगजिंग की सीनियर सिस्टर शेन चिंगच्यू को जब ये बात पता चली तो वो पूरी तरह भड़क गई और उसने सजा के तौर पर सू जिंगजिंग को यंग मास्टर के दरवाजे के आगे अभी तक घुटनों के बल बैठा कर रखा था। और अब कांड देखो, उसका पूरे 1 महीने का अलाउंस तो गया ही, साथ में यंग मास्टर अब उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। सू जिंगजिंग जितना सोच रही थी उसे उतना ही रोना आ रहा था। उसने सोचा कि पहले चुपचाप रूम में जाकर सो जाती है, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जैसे ही वो खिड़की पर पहुंचेगी उसका फर्स्ट किस छीनने वाला कमीना उस पर पीछे से अटैक कर देगा। भाई बहुत दर्द हो रहा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, दिमाग खराब हो रहा है, पर सबसे बड़ी आफत यह है कि मैं इसे मार भी नहीं सकती। अगर मैंने यंग मास्टर के सीक्रेट बिजनेस पार्टनर से पंगा ले लिया तो यंग मास्टर पक्का और गुस्सा हो जाएंगे। सू जिंगजिंग ने एक लंबी सांस ली, अपने निंजा बैग से पट्टी निकाली और उसे अपने सिर पर लपेट लिया ताकि खून रुक सके। फिर उसने पूरी हिम्मत लगाकर वापस ऊपर चढ़ना शुरू किया और आखिरकार वापस हमारे रूम की खिड़की के बाहर पहुंच गई। अंदर सू याओयाओ ने अपना सिर झुकाया। उसकी उंगलियां डर और शर्म से एक दूसरे में उलझ रही थीं। साफ दिख रहा था कि वो कल रात वाले मैटर को लेकर अभी भी ऑकवर्ड है। वो फोंग भाई, सू याओयाओ कुछ बोलना चाहती थी, पर उसकी आवाज एकदम धीमी और दबी हुई निकली। ये देखकर मैंने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और बोला, याओयाओ कल रात को जो भी हुआ उसे हम भूल जाते हैं, तू चिल रहे, मैं किसी से एक शब्द नहीं कहूंगा। नहीं, मुझे थोड़ी सर्दी लग रही है, तो फिर मैं खिड़की बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैंने फैट करके एक झटके में खिड़की बंद कर दी। बाहर सू जिंगजिंग को अचानक अपनी उंगलियों में जान निकाल देने वाला भयंकर दर्द फील हुआ। उसने चीखने से खुद को किसी तरह रोका और धर धराम करके वापस नीचे जा गिरी। अब ठीक है ना याओयाओ? फेंग भाई, तू सच में बहुत केयरिंग है, क्या तू थोड़ी कॉफी पीना चाहेगा? मैं अपने घर से लाई थी। सू जिंगजिंग गुस्से से पागल हो रही थी। उसकी उंगलियां पूरी तरह टेढ़ी हो चुकी थीं और उनसे खून टपक रहा था। उसने अपना खून साफ किया। उसकी नाक गुस्से से लाल हो चुकी थी। बदला लेने की आग में वो वापस ऊपर चढ़ने लगी। फेंग युआन कमीने कही के इस बार दूसरी खिड़की से जाऊंगी, वो वाली खिड़की पक्का पनौती है। उसने खिड़की चेंज की, बस वो अंदर घुसने ही वाली थी कि इधर मैं बालकनी में कॉफी बनाकर रेडी था। मैंने कप उठाया और सू याओयाओ को देने जा रहा था, पर मुझे क्या पता था जमीन पर किसी ने साबुन फेंक रखा है। मेरा पैर फिसला, मैं पूरी ताकत लगाकर गिरने से तो बच गया, पर कप की सारी गर्म कॉफी हवा में उड़ गई। वो सारी की सारी उबलती हुई कॉफी खिड़की से बाहर उड़ती हुई आई और सीधा सू जिंगजिंग के मुंह पर जाकर स्प्लैश हो गई। सू जिंगजिंग की निंजा स्पीड बहुत मस्त थी। उसने फटाफट डॉज मारा, पर उसके हाथों में बहुत चोट थी। वो ठीक से पकड़ नहीं पाई और हवा में सीधा पीछे की तरफ झूले की तरफ उड़ गई। बैम! पड़ोस वाले रूम की बालकनी के बाहर एक लोहे की रॉड आधी टूटी हुई बाहर निकली हुई थी। सू जिंगजिंग की हवा में उड़ती हुई बॉडी सीधा उस लोहे की रॉड पर आकर बुरी तरह टकराई। कचाक! सू जिंगजिंग ने उस मौत वाले दर्द को दबाकर एक दबी हुई चीख निकाली। उसने साफ साफ अपनी पसलियों के टूटने की आवाज सुनी थी। सू जिंगजिंग की बॉडी अब हॉस्टल की बिल्डिंग के बाहर हवा में लटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बॉडी के अंदर चाकू घुसा दिया हो। दर्द के मारे उसके माथे पर ठंडे पसीने निकल आए थे। उसने दोनों हाथों से पूरी जान लगाकर रॉड को पकड़ लिया और उसके अंदर की आग लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। वो जैसे ही थोड़ी पावर लगाती, उसकी टूटी हुई पसलियां सीधा उसके इंटरनल ऑर्गन में चुकी। पर निंजा तो निंजा होती है। सू जिंगजिंग ने अपने भयंकर जुनून से दोबारा ऊपर चढ़ना शुरू किया। एक बार, दूसरी बार, बार बार। फेंग युआन, तूने पूरी हद पार कर दी है, मैं आज तेरा कीमा बनाकर ही रहूंगी। सू जिंगजिंग ने अपनी आखिरी सांस तक की ताकत लगाकर अपनी कताना बाहर निकाली और एक जंप मार के सीधा बालकनी के अंदर कूद पड़ी। और इधर अरे यार, मैं अभी गिरने से बचाना तो मैंने गुस्से में उस साबुन को लात मार के खिड़की के ठीक नीचे सरका दिया था। सू जिंगजिंग दर्द के मारे आधी बेहोश थी और उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। उसने जंप करते वक्त नीचे देखा ही नहीं। उसने लैंडिंग की और उसका पैर सीधा उसी साबुन पर पड़ा। साबुन बुलेट की तरह आगे फिसला और सू जिंगजिंग बुरी तरह पीठ के बल जमीन पर जा गिरी। और झोल ये हुआ कि उसके हाथ की कताना से उसकी खुद की ही चेस्ट पर एक डीप कट लग गया। सू जिंगजिंग अपनी पसलियां टूटने के बाद भी ऊपर चढ़कर आई थी। ये किसी सुपर ह्यूमन से कम बात थोड़ी थी, पर अब इस आखिरी और भयंकर फॉल की वजह से उसकी वो टूटी हुई पसली सीधा उसके इंटरनल ऑर्गन्स में घुस गई। सू जिंगजिंग ने जमीन पर गिरते ही एक पूरा मुंह भर के खून की उल्टी की। एक मौत से भी बड़ा दर्द उसकी बॉडी में दौड़ गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वही ऑन द स्पॉट बेहोश हो गई। अच्छा, वैसे याओयाओ, तेरा आज दिन में क्या प्लान है? मैं रूम के अंदर आराम से सू याओयाओ के साथ बैठकर कॉफी पी रहा था। अरे हाँ, तू याद नहीं दिलाता तो मैं भूल ही गई थी। मुझे आज लाइब्रेरी में अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए भी जाना है। सू याओयाओ ने कप नीचे
नीचे रखा और जल्दी से खड़ी हो गई। मेरी कोई हेल्प चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो मैं निकल रही हूँ फैन भाई। सू याओ याओ ने अपनी वॉच देखी और जल्दबाजी में अपना बैग टांग कर रूम से चली गई। भाई ये लड़की अचानक से इतनी प्यारी क्यों लगने लगी है? मैंने एक घूंट में अपनी कॉफी खत्म की, कप पकड़ा और उसे धोने के लिए बालकनी की तरफ चला। जैसे ही मैंने पलटकर बालकनी का दरवाजा खोला, मैं पत्थर बन गया। अरे बाप रे भाई, ये क्या नया कांड है? बालकनी पर लाश कब से पड़ी है? मैंने डर डर के अपने पैर से उस बॉडी को हल्का सा सीधा किया। जमीन पर बेहोश पड़ी उस कातिलाना लड़की को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सू जिंगजिंग ये यहाँ कैसे टपक पड़ी? मैं नीचे बैठा और ध्यान से सू जिंगजिंग की हालत चेक की। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके होठों के किनारे से खून टपक रहा था। उसकी चेस्ट पर एक कट था जहाँ से खून बह रहा था। उसके सारे कपड़े मिट्टी और खून से लथपथ थे। उसकी सांसें एकदम धीमी चल रही थी। साफ दिख रहा था कि उसे बहुत भयंकर चोट आई है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? सू जिंगजिंग इतनी बुरी हालत में हमारी बालकनी पर क्यों पड़ी है? मैंने अपनी उंगली उसकी नाक के पास रखी ताकि चेक कर सकूं कि सांस ठीक तो है। उसकी सांस भले ही वीक थी पर स्टेबल चल रही थी। मैं थोड़ा रुका, फिर फाइनली डिसाइड किया कि पहले इसे उठाकर रूम के अंदर ले जाता हूँ। जिंगजिंग, ओए जिंगजिंग! मैंने उसे हिलाकर उठाने का ट्राई किया। सू जिंगजिंग की पलकें हल्की सी हिली पर उसे होश नहीं आया। मजबूरी में मुझे उसे गोद में उठाना पड़ा और एकदम आराम से ले जाकर उसके बेड पर लिटा दिया। सू जिंगजिंग एक निंजा है। उसकी इस फाड़ू ट्रेनिंग के बाद भी कोई उसे इस हालत में तोड़ फोड़ दे, भाई दुश्मन पक्का कोई बहुत खतरनाक और मास्टर बंदा होगा। पर एक बात बताओ, सू जिंगजिंग ठीक से दरवाजे से क्यों नहीं आई? मैंने बुरी तरह जख्मी शू जिंगजिंग को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हालांकि वो लॉन्ग आउथियन की चमची थी, पर ऐसी मरने वाली हालत में उसे थोड़ी न छोड़ सकता था। शू जिंगजिंग ने हॉस्पिटल के बेड पर हल्के से आंखें खोली। थोड़ा सा भी हिलने पर उसे भयंकर दर्द हो रहा था। वो सिर्फ अपनी आंखें घुमाकर ही आसपास का सीन चेक कर सकती थी। मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया था कि वो होश में आ चुकी है। मैं बगल में एक स्टूल पर बैठकर पूरे फोकस से गेम पेलने में बिजी था। भाई कितनी बड़ी बेइज्जती है, सच में मौत से बदतर बेइज्जती। शू जिंगजिंग दिमाग में रोते हुए सोच रही थी। लॉन्ग फैमिली ने इतने साल मुझे ट्रेन किया, मैंने दिन रात पसीना बहाकर इतनी भयंकर निंजा ट्रेनिंग की और आज मैं सिर्फ एक खिड़की के पल्लों से हार गई। अब मैं किस मुंह से यंग मास्टर के सामने जाऊंगी? खट खट खट, खिड़की के बाहर से अचानक किसी के नॉक करने की आवाज आई। मैंने हैरानी से अपना सिर उठाया। अगले ही सेकंड एक फाड़ू लड़की एकदम निंजा स्टाइल में खिड़की से अंदर कूदी। जिंगर, तू यहाँ है? जिंगर, जिंगर! मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस आफत ने आकर मुझे सीधा जमीन पर धक्का मारकर गिरा दिया। आउच! मैंने देखा एक लंबे बालों वाली लड़की शू जिंगजिंग के बेड के पास भागकर गई। वो बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही थी। चिंचू दीदी, आप यहाँ कैसे? शू जिंगजिंग ने किसी तरह उठकर उसे देखा। मुझे अचानक फील हुआ कि तेरा चक्रा एकदम डाउन हो गया है, तो मैं फटाफट तुझे ढूंढने निकल आई। शेन चिंक्यू ने उसकी चोटों को चेक करते हुए डर के कहा, कौन है? किसने तेरी ऐसी हालत की है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शेन चिंक्यू अब गुस्से से पागल हो रही थी। चिंचू दीदी, वहाँ कौन है? मैं जमीन से बस उठने ही वाला था कि अचानक मेरी दोनों टांगों के बीच एकदम मौत वाली ठंडक फील हुई। एक शुरिकेन हवा को फाड़ता हुआ आया और सीधा मेरी दोनों टांगों के ठीक बीच जमीन के अंदर घुस गया। भाई मेरी तो आत्मा ही बॉडी छोड़ने वाली थी। शेन चिंक्यू पीछे मुड़ी, अपनी कताना निकाली और सीधा मेरी आंखों के ठीक आगे पॉइंट कर दी। बॉस, शांत शांत हो जाओ, मैं कोई विलन नहीं हूँ। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर सरेंडर मारा। फेंग सर, आप यहाँ? शेन चिंक्यू मुझे देखकर एकदम शॉक रह गई। ये मुझे जानती है? मैंने ध्यान से इस लड़की की शक्ल देखी। अच्छा, ये तो वही लड़की है जो उस दोपहर वाली दारू पार्टी में लॉन्ग ऑटियन के ठीक बगल में खड़ी थी। मुझे सपने में भी आइडिया नहीं था कि ये भी एक निंजा निकलेगी। पर सबसे बड़ा झोल मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये लड़की भी खिड़की से कूदकर क्यों आई? भाई क्या इन निंजास के लिए सीढ़ियों से आना बंद है क्या? मैं जिंगजिंग का रूममेट हूँ भाई, मैंने ही इसे हॉस्पिटल लाकर एडमिट करवाया है। मैंने फटाफट अपना बचाव किया। वेट अ सेकेंड, तो जो लौंडा जिंगजिंग के साथ रूम शेयर करता है वो आप है फेंग सर? हाँ, एकदम सही पकड़ा। मुझे ये अभी अभी हॉस्टल की बालकनी पर गिरी हुई मिली थी। उस वक्त इसे बहुत गंदी और डीप चोटें आई हुई थी। मैंने पूरा केस क्लियर किया। शू जिंगजिंग ने शर्म से रजाई खींचकर अपना आधा चेहरा ढक लिया और धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। आई एम सो सॉरी फेंग सर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। शेन चिंक्यू ने अपनी तलवार वापस रखी और शर्मिंदा होकर मुझे सहारा देकर उठाया। भाई मेरी किस्मत मस्त थी कि ये शेन चिंक्यू मुझे लॉन्ग ऑटियन के री इनकारनेट होने से पहले से जानती है, वरना आज तो मेरा डर के मारे दी एंड हो जाता यहीं पर। मैंने दिल में सोचा। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली और डरते डरते सीधा खड़ा हुआ। वैसे जिंगजिंग की ऐसी हालत किस कमीने ने की है? एकदम सही पूछा। जिंगजिंग, क्या तुझे पता है कि वो सामने वाली पार्टी कौन थी? शेन चिंक्यू ने सीरियस होकर पूछा। कौन थी? दीदी, वो आपकी आफत ठीक तुम्हारे बगल में ही खड़ी है। शू जिंगजिंग ने रोते हुए मन में सोचा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब बेइज्जती आखिर एक्सप्लेन कैसे करे। वो सीधे सीधे ये थोड़ी बोल सकती थी कि मैं बस हॉस्टल में सोने जाना चाहती थी
और अजीब तरीके से बार बार अपने ही रूम की खिड़कियों और साबुन से पिटकर मेरी ये टट्टी हालत हो गई। शू जिंगजिंग ने ना में अपना सिर हिलाया। नहीं, अगर मैंने सच बता दिया तो चिंगचू दीदी मुझे एक नंबर की बेवकूफ और छपरी समझेगी। शन चिंगचू ने शू जिंगजिंग को सिर हिलाते हुए देखा तो उसे लगा कि उसने सवाल का आंसर ना में दिया है। उसका चेहरा और भी डेंजर हो गया। क्या दुश्मन साइड में लोग ज्यादा थे? नहीं, बस एक ही बंदा था। अगर ऐसी बात है तो वो आदमी कम से कम कोई जोनिंग तो पक्का होगा। ऐसा नहीं है। शू जिंगजिंग का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। जोनिंग नहीं है तो क्या एम्बू लेवल का मॉन्स्टर था? शन चिंगचू की तो हवा ही टाइट हो गई। मैटर बहुत सीरियस और डीप हो गया है। जियांगचंग सिटी में इतने खतरनाक एम्बू लेवल के मास्टर्स कब से आ गए? कहीं कोई नई डार्क फोर्स तो लॉन्ग फैमिली के पीछे नहीं पड़ गई? शन चिंगचू ने अपनी भौहें सिकोड़ी और टेंशन में बोली, फेंग सर, ये मामला लॉन्ग फैमिली का टॉप सीक्रेट केस है, तो क्या आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे? बिल्कुल भाई, मैं वापस कॉलेज जा रहा हूँ। मेरा तो कब से वहां से पतली गली पकड़ने का मन था। ये दोनों की दोनों लॉन्ग आउथियां की पक्की चमचिया है। अगर मैं यहाँ रुका और इन दोनों ने आपस में इन्फो शेयर कर ली तो क्या पता अगले ही पल इनका तेवर बदल जाए और ये मुझ पर अटैक कर दे। मेरे गेट से निकलते ही शन चिंगचू ने दरवाजा अंदर से फट से लॉक किया, सारे पर्दे खींच दिए और बेड के नीचे और टॉयलेट में स्कैनिंग मारने लगी। शू जिंगजिंग उसकी इन एक्स्ट्रा अलर्ट हरकतों को कंफ्यूज होकर घूर रही थी। चिंगचू दीदी, ये तुम क्या जासूसी कर रही हो? शन चिंगचू ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने 100% कंफर्म कर लिया कि रूम एकदम सेफ है, तब जाकर वो भयंकर टेंशन में शू जिंगजिंग के बेड के पास आई। जिंगजिंग, ये केस सच में किसी बड़ी मौत जैसा भयंकर है, शन चिंगचू ने एकदम फुसफुसाते हुए और डेंजर टोन में बोला। शू जिंगजिंग ने अपने होठ चबाए, थोड़ा डरते हुए आगे आई और बोली, चिंगचू दीदी, सच बोलूं तो मुझे किसी मास्टर या एम्बू निंजा ने ठीक नहीं किया है। शन चिंगचू की आंखें फटी की फटी रह गई। तो फिर आखिर किसने छीला है तुझे? शू जिंगजिंग ने शर्म से अपना सिर झुकाया और एकदम मच्छर जैसी पतली आवाज में बोली, वो मैं बस गलती से अपने ही हॉस्टल की खिड़की से पिट गई थी। क्या? शन चिंगचू का दिमाग ही हिल गया। बस इतनी सी ढीठ बात? शू जिंगजिंग का चेहरा टमाटर से भी ज्यादा गर्म हो गया। उसने धीरे से सिर हिलाया और आज सुबह का पूरा कॉमेडी वाला कांड सुनाना शुरू किया। शन चिंगचू आधी स्टोरी सुनते ही जोर जोर से मजे लेकर हंसने लगी। शू जिंगजिंग बेचारी को इतनी भयंकर शर्म आई कि लग रहा था बस जमीन फट जाए और वो वही दफन हो जाए। चिंगचू दीदी, तुम हंस रही हो? यहाँ चोट से मेरी जान निकल रही है। शन चिंगचू ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और हल्के से उसके सिर पर थपथपाया। ठीक है, तू पूरा किस्सा तो बता। शू जिंगजिंग लगातार अपनी पूरी ट्रेजेडी की स्क्रिप्ट सुनाती रही। शन चिंगचू सुनते सुनते वापस अपनी मुस्कान दबा नहीं पाई। अरे यार चिंगचू दीदी, अगर तुम फिर हंसी तो मैं मरते दम तक बात नहीं करूंगी। शू जिंगजिंग ने गुस्से में मुंह फुला लिया। अच्छा ठीक है मेरी माँ, नहीं हंसूंगी। तो तू अब आराम से अपना दवाई पानी करवा। इस हफ्ते कोई भी मिशन या ड्यूटी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, शन चिंगचू ने ऑर्डर दिया। नहीं दीदी, मैं ठीक हो चुकी हूँ लगभग। तुम प्लीज यंग मास्टर को मत बताना, वरना वो पक्का वापस गुस्सा हो जाएंगे। तू ना हमेशा जिद दिखाती है। चिल मार, मैं यंग मास्टर को कुछ नहीं बताऊंगी, पर सबसे पहले तुझे ठीक होना पड़ेगा। मैं ध्यान रखूंगी। शू जिंगजिंग ने एकदम सीरियस होकर प्रॉमिस किया। वैसे मुझे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे हॉस्टल में जो लल्ला रहता है वो फेंग फैमिली का बड़ा साहिबजादा निकलेगा। देख के तो यही लगता है कि तू और फेंग सर आपस में काफी क्लोज और सेट हो। मैं और वो क्लोज? वो एक नंबर का ठरकी, बेशरम और कचरा इंसान है। खास करके उस दिन का चूसने वाला कांड याद करके शू जिंगजिंग गुस्से में अपने दांत पीसने लगी। पर चिंगचू दीदी, तुम इस फेंग युआन को कैसे ठीक से जानती हो? ये सवाल सुनते ही शेन चिंगक्यू के चेहरे पर एकदम मोहल्ले वाली आंटी गॉसिप वाली स्माइल आ गई। छोटी जिंग, ये फैंग सर कोई आम लल्ला नहीं है। क्यों? बस अंधा पैसा ही तो है इसके बाप के पास। जिंगजिंग तू सच में अभी बहुत बच्ची और एकदम मासूम है। ये फैंग युआन हमारे यंग मास्टर का देवता है। क्या फैला, हमारे यंग मास्टर इन पर लटू है? एक तरफा प्यार, पर दोनों तो लड़के हैं ना बॉस। शू जिंगजिंग का दिमाग चकरा गया। टस्क। इसीलिए तो बोलती हूँ तुझे दुनियादारी का जीरो नॉलेज है। लड़के भी तो एक दूसरे के साथ सीन सेट कर सकते हैं। तू खुद अपना दिमाग चला। यंग मास्टर इतने अमीर होकर अचानक से इस जियांगचन यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेंगे? क्या पता वो दोनों अंदर ही अंदर ऑलरेडी एक कपल बन चुके हो। शेन चिंगचू बेड पर आगे आई और मजे से शू जिंगजिंग को देखने लगी। यंग मास्टर और फैंग युआन के बीच में ऐसी वाली सेटिंग है। अच्छा तो ये झोल था पूरा। इसीलिए फैंग युआन हमेशा चौड़ में बोल रहा था कि वो दोनों सीक्रेट बिजनेस पार्टनर्स हैं। शू जिंगजिंग की फ्यूज हुई ट्यूबलाइट आखिर जल ही गई। तभी मैं सोचूं यंग मास्टर ने अचानक मुझे उसी रूम में क्यों फिट किया। इसका मतलब यंग मास्टर को पहले से ठीक से पता था कि फैंग युआन वही सोया करेगा। अब मेरे दिमाग में सारे डॉट कनेक्ट हो गए। अच्छू। हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही मैंने एक भयंकर जोर की छींक मारी। मेरी ऐसी की तैसी। मुझे अंदर से कोई डेंजर और पनौती वाली फीलिंग क्यों आ रही है। मैं चलते चलते पूरे केस को दिमाग में प्रोसेस करने लगा। भसड़ अब सच में बहुत ज्यादा डेंजर लेवल पर जा रही है। मुझे लगा था शू जिंगजिंग अकेली अपने आप में एक टॉप निंजा है, पर कॉलेज में कोई और भी बड़ा बाप बैठा है जिसने उसे इतनी गंदी तरह ठीक कर दिया। खैर
मुझे इस झोल से क्या, लॉन्ग फैमिली का कांड हो या इन निंजास की आपस की मौत की लड़ाई, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। मुझे तो बस किसी भी हाल में इस पागल लॉन्ग आउतियन से 1000 किलोमीटर दूर रहना है। मैंने चलते हुए अपना फोन निकाला तो देखा कि कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में एक नई नोटिफिकेशन पॉपअप हुई थी। शू जिंगजिंग ने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। ये आफत अचानक मुझे ऐड क्यों कर रही है? कहीं इन्हें मुझ पर डाउट तो नहीं हो रहा? मैंने थोड़ा दिमाग चलाया और सेफली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अगले ही सेकंड शू जिंगजिंग का मैसेज टपका, आई एम सॉरी। है इसमें अचानक माफी क्यों मांग ली? उसका अगला मैसेज और लंबा था। पहले मुझे बहुत सी सच्चाई क्लियर नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बहुत बेशर्मी से बिहेव करती थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे। लगता है आज उसकी जान बचाने की वजह से इसे आखिरकार अकल आ गई और बेइज्जती फील हो रही है। शुक्र है इस औरत का फ्यूज थोड़ा ठीक तो हुआ। मैंने चौड़ में रिप्लाई मारा, चिल मार भाई, रूमीज हैं हम, एक दूसरे की लाइफ बचाना तो ड्यूटी है। शेन चिंक्यू वहां हॉस्पिटल बेड पर शू जिंगजिंग के ठीक बगल में मुंह घुसाकर बैठी थी। मेरा मैसेज पढ़ते ही वो पूरे टशन में बोली, मैंने बोला था ना हमारे यंग मास्टर की चॉइस एकदम टॉप टियर और सॉलिड है। देख फैंग सर कितने बड़े दिल वाले हैं, उन्होंने तेरा पिछला सारा कान भुला दिया, पर यंग मास्टर ने मुझे ठीक से सीधा सीधा क्यों नहीं बता दिया कि फैंग युआन उनका बॉयफ्रेंड है। अगर उन्होंने क्लियर कर दिया होता तो मैं इतनी गंदी गलतफहमी में क्यों फंसती। अरे तू छोटी बच्ची है ना, ऐसे हॉट और प्राइवेट मैटर यंग मास्टर तुझे डायरेक्टली खुल के थोड़ी बोल सकते थे, इसलिए अब तेरा फर्ज बनता है कि तू फैंग सर का पूरा ख्याल रखे। डन। मैं अपने यंग मास्टर के इस सीक्रेट सच्चे प्यार को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करूंगी। तभी मेरे फोन पर एक और मैसेज पॉपअप हुआ। इस बार नोटिफिकेशन एक सफेद कार्टून बनी डीपी वाली लड़की का था, जिसका डिस्प्ले नाम स्ट्रॉबेरी डूरियन था। छोटे युआन, तू कहाँ मरा हुआ है अभी? मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने ठीक से सच बता दिया। तू हॉस्पिटल में क्या कांड कर रहा है? तबीयत बिगड़ गई क्या तेरी? इसको शू जिंगजिंग का निंजा वाला मामला पता नहीं है, ना ही बताऊं तो ठीक है। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और रिप्लाई किया, मेरा एक दोस्त अचानक बीमार हो गया था तो उसे एडमिट करवाने आ गया था। तेरा वो दोस्त कोई लड़की है क्या? बाप रे, इसे ठीक से कैसे पता चला? कहीं मेरे फोन में कोई हैकर तो नहीं घुसा? मैंने घबरा कर फटाफट टाइप किया, नहीं तो क्या तेरा हॉस्पिटल का झोल निपट गया? हाँ लगभग। मैंने थोड़ा कंफ्यूज होकर भेजा, तो चुपचाप फटाफट कॉलेज वापस आ जा, बहुत अर्जेंट सीन है, हद से ज्यादा अर्जेंट, पूरी आग लगी हुई है। ऐसी क्या मौत आ गई भाई? सीधा पॉइंट बताना। अरे नौटंकी बंद कर और फटाफट उड़ते हुए आ जा, मैं मेन गेट पर तेरा वेट कर रही हूँ। अगर ठीक 15 मिनट में तू यहाँ लैंड नहीं हुआ ना तो बेटा समझ लेना आज तेरी मौत पक्की है। टियान टियन, तो ये था तेरा अर्जेंट काम? मैंने अपने सामने खड़ी बाई टियान टियन को देखा। क्यों, क्या इस महान रानी का सामान उठाना कोई अर्जेंट काम नहीं है? भाई मैं चलता हूँ। मेरे सामने पहाड़ जैसे रखे उन डब्बों को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये औरत एक बार घर क्या गई, लगता है पूरा घर ही उठा लाई है यहाँ। बाई टियान टियन ने फटाफट मेरी बाह पकड़ी और एकदम रोते हुए पिल्ले जैसी प्यारी शक्ल बनाकर मुझे देखने लगी। अरे यार तू जा क्यों रहा है? हॉस्टल इतना दूर है और इतने भारी बॉक्सेस है, मैं अकेली छोटी बच्ची कैसे उठा पाऊंगी? भाई ये अटैक तो बहुत हेवी था, इसे ना बोलना किसी आम इंसान के बस का नहीं था। बाई टियान टियन सच में बहुत खूबसूरत थी। उसने आज एक वाइट ड्रेस पहनी थी, उसका गोरा और फ्लॉलेस चेहरा किसी गुड़िया की तरह चमक रहा था और उसकी पतली भौहें उसे एकदम परफेक्ट लुक दे रही थी। इसे कहते हैं नेचुरल ब्यूटी, जिसे एक ड्रॉप मेकअप की भी जरूरत नहीं थी। प्लीज हेल्प कर देना, मैं तुझे बाद में पक्का मिल्टी पिलाऊंगी। बाई टियान टियन मेरी बाह पकड़कर हिलाते हुए नखरे करने लगी। नहीं, मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, ये लड़की उस लॉन्ग ऑटियन का शिकार है, मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। पर जैसे ही मैंने उसकी उन पानी से भरी बड़ी बड़ी आंखों को देखा, मेरा थूक खुद ब खुद गले के नीचे उतर गया। उसकी लंबी पलकों पर धूप चमक रही थी, उसकी प्यारी सी नाक हल्की सिकुड़ी हुई थी, जैसे कोई छोटी बिल्ली नखरे कर रही हो। यहाँ तक कि जिस गोरी उंगलियों से उसने मेरी शर्ट पकड़ी थी वो भी एकदम पिंकिश और क्यूट थी। खत्म, मैं पूरी तरह फंस गया था। अगर ऐसी बात है तो मैं हेल्प कर देता हूँ। तू बेस्ट है शाओ युआनजी। ओए, इसका मतलब ये नहीं कि सारा लोड मैं अकेला उठाऊंगा। अरे बिल्कुल नहीं, मैं इतनी भी आलसी नहीं हूँ। चल पहले ये बॉक्स उठाते हैं, तू इधर से पकड़, मैं उधर से। बाई टियान टियन ने अपनी स्लीव फोल्ड करने की एक्टिंग की और मेरे साथ बॉक्स उठाने लग गई। हालांकि डब्बे उतने भी भारी नहीं थे, पर बाई टियान टियन की हालत खराब हो रही थी। उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो चुका था और वो मुश्किल से एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। अरे यार, मेरी तो जान निकल गई। उसने हाफते हुए कंप्लेन की। मैंने थककर उसे देखा। भाई ये सामान तेरा ही है? हाँ, अगर तू नहीं होता ना तो मैं इतनी भारी चीज को हाथ भी नहीं लगाती। उसने पाउट बनाकर कहा, ठीक है एक काम कर, तू छोटे बॉक्सेस उठा ले, मैं इस बड़े वाले को ऊपर ले जाता हूँ। ऐसे रुक रुक कर चलेंगे तो कल सुबह तक हॉस्टल पहुंचेंगे। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। बाई टियान टियन एकदम प्यारी बच्ची बनके सिर हिलाने लगी। मैंने एक लंबी सांस ली और दोनों हाथों से बॉक्स को ठीक नीचे से पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया ताकि बैलेंस बना रहे। बॉक्स उतना भारी नहीं था,
पर बड़ा बहुत था, तो आगे का रास्ता ठीक से नहीं दिख रहा था। मैं बस ध्यान से अपने कदम बढ़ा रहा था और बाई टियांटियन एक छोटा सा बॉक्स पकड़कर मेरे पीछे कूदती हुई गाने गाती हुई आ रही थी। वैसे कल रात तेरा और याओ याओ दीदी का सीन कैसा रहा? बाई टियांटियन ने अपना सिर उठाकर पूछा। ठीक ही था। मैंने झटके से अपनी कॉलर ठीक की। मेरी कॉलर बोन पर अभी भी सू याओ याओ के काटने का निशान हल्के से फील हो रहा था। अचानक क्यों पूछ रही है? कल रात रूम में बस तू और याओ याओ दीदी अकेले थे ना? तुम दोनों एक साथ एक ही बेड पर सोए क्या? हाँ सोए थे। हाँ मुझे पता था पक्का यही होगा। बाई टियांटियन की आंखों में अचानक एक अजीब सी चिड़चिड़ी जेलसी आ गई। ये तो पर्ची के हिसाब से हुआ ना, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कल रात तेरे बेड पे थोड़ी ना सो सकता था। मैंने कब बोला कि तू नहीं सो सकता था? बाई टियांटियन की आवाज इतनी धीमी और दबी हुई आई कि ठीक से सुनाई भी नहीं दी। तू क्या बोली? मैंने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की। मैं बोल रही हूँ जल्दी चल बेवकूफ। बाई टियांटियन ने एक हाथ से हल्के से मेरा चेहरा आगे की तरफ वापस घुमा दिया। कैसा अजीब इंसान है ये, हमेशा दिमाग गर्म करता है। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी। खैर मुझे पता है इस डरपोक और फटू के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये याओ याओ दीदी के साथ कुछ कान करे, पर आज रातों इसकी बारी लिंगलिंग दीदी के साथ सोने की है और लिंगलिंग दीदी का फिगर तो आग है। ये पक्का उन्हें बिना पल के झपकाए घूरेगा। अरे यार ये जो भी करे मुझे उससे क्या, मैं इसके बारे में क्यों दिमाग खराब कर रही हूँ? मैंने अचानक अपने कदम रोक लिए। बाई टियांटियन ध्यान नहीं दे रही थी और सीधा मेरे पीछे आकर धराम से टकराई। आउच! कमीने फांग युआ, अचानक ब्रेक क्यों मारी तूने? बाई टियांटियन अपना सिर पकड़कर शिकायत करने लगी। टियांटियन एक काम करते हैं, हम दूसरे गेट से हॉस्टल के अंदर चलते हैं। क्यों? बाई टियांटियन ने मेरे पीछे से आधा सिर बाहर निकाल कर देखा। हॉस्टल के बिल्डिंग के ठीक नीचे लॉन्ग आउतियन हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता पकड़े खड़ा था। उसने आसपास के बहुत से लोगों का ध्यान खींच रखा था। ये आफत का मारा यहाँ क्यों आ गया? सिस्टम, क्या ये ट्रिक सच में ठीक काम करेगी ना? लॉन्ग आउतियन ने अपनी स्लीव्स ठीक की और अपने बाल सेट किए। वो थोड़ा नर्वस लग रहा था। 100% कंफर्म होस्ट, आप बस मेरे बताए हुए स्टेप्स फॉलो करो। ये कैंपस ब्यूटी पक्का आपके जाल में फंस जाएगी। लॉन्ग आउतियन पिछली 2 बार जब रिकारनिएट होकर दूसरी दुनिया में गया था, वो दोनों फैंटेसी स्लैश मार्शल आर्ट्स वाली दुनिया थी। वहां उसके टास्क एकदम सिंपल थे। किसी जीनियस बच्चे को उसके बचपन में ही मार डालो। और क्योंकि लॉन्ग आउतियन बहुत ही कातिलाना इंसान था और किसी को जिंदा नहीं छोड़ता था, उसे हमेशा S लेवल रेटिंग मिलती थी। एक बार उसने अपने दुश्मन के पूरे खानदान का दी एंड कर दिया था। पर जब वो वहां से निकलने वाला था, उसने देखा कि टेबल के नीचे एक बच्चा डर के छुपा हुआ है। उसने नीचे बैठकर उस बच्चे से ठीक विलन वाले स्टाइल में कहा था, बेटा मैं जब तेरी उम्र का था तो तुझसे कई गुना मस्त छुपना जानता था। अगली बार जब हम मिलेंगे मैं तुझे सच में टपका दूंगा। ये बोलकर वो पलटा। बच्चा कांपते हुए टेबल से बाहर आया, पर लॉन्ग आउतियन ने अचानक एक शैतानी हंसी के साथ वापस पलटकर उसे देखा और बोला, लो हम दोबारा मिल गए। और उसे वही खत्म कर दिया। उस बच्चे को मारने के बाद वो वहां से नहीं गया, बल्कि वही एक कोने में अंधेरे में छुप गया। नॉर्मल ऐसी सिचुएशन में असली हीरो आकर बॉडी पकड़कर रोता है, और ठीक वही हुआ। एक और बच्चा वहां आकर रोने लगा। लॉन्ग आउतियन ठीक उसके सामने प्रकट हुआ। बच्चा डरते हुए बोला, सिग्नल मत खराब कर। पर लॉन्ग आउतियन ने बिना कोई फालतू बात सुने सीधा चाकू चला दिया। ये सोचकर कि शायद इसका दिल राइट साइड हो। किसी नॉवल में उसने पढ़ा था। उसने लेफ्ट राइट दोनों जगह चाकू घुसाया और आखिर में पैर के तलवे में भी मार दिया, ताकि कोई रिस्क ना रहे। इसको निपटाने के बाद वो फिर उसी कोने में छुपा कि क्या पता कोई और आ जाए। उसका लक फाड़ू था। एक और बच्चा आया। इस बार लॉन्ग आउतियन ने उसके सामने एक चाकू और एक कैंडी रखी। अगर इसने बिना सोते चाकू चुना, मतलब इसके अंदर मौत की आग है, इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इसने कैंडी चुनी, मतलब ये अंदर से बहुत शाना है, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर दोनों चुने, मतलब अंधा लालच है, इसे टपकाना ही पड़ेगा। अगर दोनों नहीं चुने, मतलब इसमें पहले से ही बगावत भरा है, इसे तो पक्का मारना पड़ेगा। आखिर में उस बच्चे ने अपनी आखिरी सांस लेने से ठीक पहले लॉन्ग आउतियन को दोनों मिडिल फिंगर्स दिखाई और रोते हुए चिल्लाया, चूतिए, अगर हारने की शक्ति नहीं है तो गेम मत खेल। लॉन्ग आउतियन को लगा था कि इस नए जन्म में भी सिस्टम का रूल पहले जैसा ही मौत के खेल वाला होगा। उसे सपने में भी नहीं पता था कि इस बार इस मॉडर्न सिटी में उसे इन चारों कैंपस ब्यूटीज को पटाना पड़ेगा। उसने आज तक कभी किसी लड़की से ठीक से प्यार व्यार नहीं किया था, तो वो पूरी तरह सिस्टम के भरोसे बैठा था। अच्छा था कि वो एक अमीर लौंडा था और दिखने में भी हैंडसम था, तो ये टास्क इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। होस्ट, मेरी बात पर विश्वास रखो, तुम यहाँ वेट करो। जो भी कैंपस ब्यूटी पहले दिखेगी, सीधा उसके पास जाकर अप्रोच करना। ऐसे ठीक सामने जाकर फूल थमा देना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? लॉन्ग आउतियन ने अपना डाउट पूछा। होस्ट, मैंने आपको फूल डायरेक्ट देने के लिए थोड़ी खरीदवाए हैं, ये सिर्फ एक ठीक इंप्रेशन छोड़ने के लिए है। इंप्रेशन छोड़ने के लिए? हाँ, आपको बस बहुत जल्दी में होने का नाटक करना है। जैसे ही उसके ठीक पास पहुंचो, जानबूझकर फूल उसके पैरों के आगे जमीन पर गिरा देना, फिर घबराने का नाटक करते हुए उन्हें उठाना और सॉरी बोलना, अपना इंट्रो देना। फिर उससे पूछना कि लड़कियों को ऐसे फूल मिलने पर कैसा फील होता है। इससे उसका इंटरेस्ट भी जगेगा और ज्यादा फेक भी नहीं लगेगा। ये एक क्लासिक एक्सीडेंटल रोमांस वाली ट्रिक है, 100% काम करती है। सिस्टम ने फुल कॉन्फिडेंस में बोला। भाई साहब, सुनने में तो सॉलिड लग रहा है। लॉन्ग आउतियन ने सिर हिलाया
और हॉस्टल के गेट को घूरने लगा, मन ही मन दुआ करते हुए कि कोई ब्यूटी जल्दी बाहर आए। मैं और बाई टियान टियान हॉस्टल के पास एक पेड़ के पीछे छुपकर उसकी हरकतें देख रहे थे। ये आदमी यहाँ क्या नया कांड कर रहा है? बाई टियान टियान ने भौहें सिकोड़ी और धीरे से बड़बड़ाई। पता नहीं, पर उसके हाथ में जो फूल है मुझे नहीं लगता वो किसी लड़के को देने लाया है। मैंने अपनी आंखों को छोटा करके आइडिया लगाया। तो किसके लिए लाया है? बाई टियान टियान ने मेरी तरफ देखा। शायद तेरे लिए, मैंने थोड़ा सोचकर हिंट दिया। मेरे लिए? बाई टियान टियान की आंखें फटी की फटी रह गई और फिर उसके चेहरे पर एकदम उल्टी वाली एक्सप्रेशन आ गई। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने एक बार बाई टियान टियान को देखा और फिर दूर खड़े लॉन्ग आउतियन को। मैं दिमाग चला रहा था कि इस प्रॉब्लम से आराम से कैसे बचा जाए। एक काम करते हैं, हम पीछे वाले रास्ते से चलते हैं। मैंने आइडिया दिया। पीछे से क्यों जाए? ये हमारा हॉस्टल है, हम क्यों उससे डरकर भागें? बाई टियान टियान ने मुंह फुलाया। ये भी सही है, तो एक काम कर, तू सामने से जा, मैं पीछे वाले दरवाजे से जाता हूँ। मैं अपना बॉक्स उठाकर दूसरे रास्ते चल दिया। बाई टियान टियान ने जैसे ही देखा कि मैं सच में जा रहा हूँ, वो फटाफट मेरे पीछे भागी। रुक जा, मुझे अकेला मत छोड़। उधर शू जिंगजिंग की हीलिंग स्पीड सच में फाड़ू थी। हॉस्पिटल में टूटी हुई पसलियां सेट करवाने के बाद अब वो काफी हद तक ठीक थी। वैसे तो 2 दिन और आराम करना था, पर हॉस्पिटल का बिल इतना भयंकर और महंगा था कि उसने डर के मारे डायरेक्ट डिस्चार्ज ले लिया। शू जिंगजिंग ने अपने रिस्ट से एक ग्रैपल हुक निकाली और बिल्डिंग्स के बीच उड़ते हुए आने लगी। चेस्ट में अभी भी दर्द था, पर एक निंजा के लिए इस तरह ट्रैवल करना सबसे सस्ता तरीका था। वो एकदम पत्ते की तरह हॉस्टल के ठीक नीचे जमीन पर लैंड की। खिड़कियों को लेकर उसके दिमाग में जो भयंकर खौफ बैठ चुका था, उसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि आज के बाद वो चुपचाप दरवाजे से ही रूम में जाएगी। अरे, वहाँ खड़े हुए यंग मास्टर है ना, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? यंग मास्टर! शू जिंगजिंग उसकी तरफ भागने ही वाली थी कि उसने अचानक नोटिस किया कि लॉन्ग आउतियन के हाथ में एक बहुत ही प्यारा फूलों का गुलदस्ता था। ये क्या झोल है? शू जिंगजिंग वही जम गई और उसका दिमाग फुल स्पीड में चलने लगा। पहली बात, आज वीकेंड है, स्टूडेंट काउंसिल का कोई काम नहीं होना चाहिए। यंग मास्टर को यहाँ नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, मेरे एनालिसिस के हिसाब से यंग मास्टर के हाथ में फूल है और एकदम VIP पैकिंग वाले, और आज वो प्रॉपरली ड्रेस्ड भी है। वो पक्का किसी का वेट कर रहे हैं। वेट, मुझे समझ आ गया, सच सिर्फ एक है। यंग मास्टर पक्का यहाँ फैंग युआन को ढूंढने आए हैं। वो सच में एक साथ ठीक सेट हो चुके हैं। यंग मास्टर सच में बहुत रोमांटिक है। नहीं, मैं किसी को भी उनके इस रोमांस के बीच में नहीं आने दूंगी। शू जिंगजिंग ने आसमान में जंप मारी, स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस पर लैंड की, 2 नो एंट्री के बैरिकेड्स चुराए और वापस आकर हॉस्टल की बिल्डिंग के आगे रास्ते पर दोनों तरफ सेट कर दिए। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा करके मैंने यंग मास्टर की पक्का सॉलिड हेल्प कर दी है। पता नहीं यंग मास्टर जब जानेंगे तो मेरी कितनी तारीफ करेंगे। इतने बेकार टाइम के बाद आखिरकार मुझे लग रहा है कि मेरा भी कोई यूज है। उधर से ही लिंगलिंग अपनी मोटरसाइकिल चलाती हुई आई तो उसे नो एंट्री का बोर्ड दिखा। आगे वाला रास्ता क्यों बंद है? लिंगलिंग दीदी, आप आ गई? जिंगजिंग, तू यहाँ क्या कर रही है और तेरे सिर पर यह चोट कैसे लगी? ही लिंगलिंग ने नोटिस किया कि शू जिंगजिंग के सिर पर पट्टी बंधी है, पर उसकी हमेशा वाली ठंडी और स्ट्रिक्ट निंजा वाइब के बजाय वो अभी बहुत ज्यादा खुश और स्माइल करती हुई लग रही थी। मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। रही बात चोट की, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तू अपना काम कर। मुझे अब लगता है पीछे वाले दरवाजे से बाइक घुमानी पड़ेगी। ही लिंगलिंग ने अपनी बाइक का हैंडल मोड़ लिया और पीछे वाले गेट की तरफ चली गई। ये सब कांड करने के बाद शू जिंगजिंग खुशी खुशी एक साइड में छुप गई और लॉन्ग आउतियन और फैंग युआन की रोमांटिक डेट का वेट करने लगी। 4 घंटे बाद मेरी ऐसी की तैसी, ये क्या हो रहा है? एक भी कैंपस ब्यूटी अभी तक यहाँ क्यों नहीं दिखी? लॉन्ग आउतियन धूप में खड़ा पागल हो रहा था और गुस्से से फट रहा था। कहाँ है? कहाँ चली गई? हम सब रूम में खड़े थे और देख रहे थे कि बाई टियान टियान अपने लाए हुए डब्बों में पागलों की तरह कुछ ढूंढ रही है। टियान टियान, तू किस सरप्राइज की बात कर रही है? सू याओ याओ ने क्यूरियोसिटी से पूछा। टाइम आने पर तुम सबको पता चल जाएगा। बाई टियान टियान ने एक शैतानी स्माइल दी और अपना सामान ढूंढना जारी रखा। इतनी रात हो गई है, ये सू जिंगजिंग अभी तक वापस क्यों नहीं आई? टोंग नाना थोड़ी टेंशन में लग रही थी। मैंने थोड़ी देर पहले उसे बिल्डिंग के नीचे देखा था, शायद स्टूडेंट काउंसिल के किसी काम में बिजी थी। ही लिंगलिंग ने बीच में बोला। स्टूडेंट काउंसिल का आज कोई काम ही नहीं है और हॉस्टल का गेट बंद होने का टाइम भी होने वाला है। कहीं जिंगजिंग किसी आफत में तो नहीं फंस गई? मेरी सोच में भसड़ मची हुई थी कि आखिर ये लड़की अस्पताल से वापस कब आई और अब कहाँ गायब है। फेंग युआन, तू नीचे जाकर देख कर आ। टोंग नाना ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं जाऊँ? मैं तो अभी अभी नहा कर आया हूँ यार। अगर तू जाकर जिंगजिंग को वापस नहीं लाया ना, तो आज रात तू मेरे बेड पर सोने का ख्वाब छोड़ दे। जाकर टॉयलेट में सो जाना। ही लिंगलिंग ने मेरे कान के पास आकर धीरे से धमकी दी। ठीक है, जा रहा हूँ बाबा। मैंने फटाफट अपना जैकेट उठाया और पहन लिया। आखिर सू जिंगजिंग की बॉडी पर अभी भी चोटें थी
और ऊपर से कॉलेज में उसके खतरनाक दुश्मन भी थे। वो मैं भी फेंग भाई के साथ चलती हूँ, मुझे भी जिंगजिंग की टेंशन हो रही है। सू याओ याओ खड़ी हो गई। ठीक है, तुम दोनों जल्दी जाना और जल्दी वापस आना। मैं और सू याओ याओ जल्दी से नीचे गए और बिल्डिंग के आसपास सू जिंगजिंग को ढूंढने लगे। जिंगजिंग, ओए जिंगजिंग, तू कहाँ है? हम दोनों धीमी आवाज में आवाज लगाते हुए ढूंढ रहे थे। रात की चांदनी कॉलेज के रास्तों पर पड़ रही थी और आसपास एकदम अजीब सा सन्नाटा था। सू याओ याओ ठीक मेरे पीछे पीछे चल रही थी। उसकी भौएं फिक्र से सिकुड़ी हुई थी। मैं बीच बीच में पलटकर उसे देख लेता था। चांद की रोशनी में उसका साइड प्रोफाइल एकदम कातिलाना लग रहा था। उसकी मस्त नाक और हल्के से पुट किए हुए होठ किसी का भी दिल पिघला दे। याओ याओ, एक काम करते हैं, हम अलग अलग रास्तों पर ढूंढते हैं, जल्दी मिल जाएगी, मैंने आइडिया दिया। सू याओ याओ ने सिर हिलाकर मना कर दिया और धीमी आवाज में बोली, नहीं, अगर कोई डेंजर आ गया तो क्या करेंगे? हमारा साथ रहना ही ठीक है। मैंने थोड़ा सोचा और मुझे उसकी बात सही लगी। अगर सू जिंगजिंग को मारने वाला निंजा वापस आ गया तो सच में मैटर हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलकर देखते हैं। याओ याओ, क्या तू थोड़ा ज्यादा ही चिपक कर नहीं चल रही? मुझे फील हुआ कि सू याओ याओ ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और पूरी तरह मुझ पर झुक रही है। सू याओ याओ का चेहरा लाल हो गया, पर उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। पता नहीं क्यों, कल रात जो कांड हुआ था उसके बाद से उसके अंदर मुझसे और चिपकने की अजीब सी चाहत बढ़ गई थी। मुझे बस थोड़ा डर लग रहा है। फोंग भाई, प्लीज मुझे दूर मत करना, मैं दरख्वास्त करती हूँ। अंधेरे में उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैंने धीरे से अपना हाथ उसकी पकड़ से बाहर निकाल लिया। सू याओ याओ को अचानक सीने में एक भारीपन फील हुआ। उसकी आंखें गीली हो गई। तो क्या सच में वैसा ही है? उसने मायूसी से अपना सिर झुका लिया। क्या ऐसे चलने से तेरा डर थोड़ा कम होगा याओ याओ? मैंने अपने हाथ से हल्के से सू याओ याओ की कलाई पकड़ ली। मेरा हाथ गर्म था और मैंने बहुत नरम तरीके से पकड़ा था ताकि उसे चोट ना लगे। सू याओ याओ एक सेकंड के लिए जम गई। उसके अंदर का सारा दुख एक पल में हवा हो गया। उसकी गालों पर वापस से ब्लश आ गया और उसके दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन बन गई। फोंग भाई, चल, इस तरह तू डर नहीं लगेगा ना? मैंने कूल दिखने का नाटक किया, पर असल में मेरा दिल भी बुरी तरह धड़क रहा था। सू याओ याओ की कलाई इतनी पतली और स्किन इतनी स्मूथ थी कि लग रहा था थोड़ा जोर से पकड़ा तो टूट जाएगी। चल, जल्दी से जिंगजिंग को ढूंढकर वापस चलते हैं। सू याओ याओ ने जोर से सिर हिलाया और अपने आंखों के कोने साफ किए। आखिरकार हम दोनों को शू जिंगजिंग एक बड़े पेड़ के नीचे मिल गई। वो पेड़ से लकर बैठी थी और उसने अपनी कताना को कस के गले लगाया हुआ था। वो एकदम बिना हिले डोले पड़ी थी। मैंने सू याओ याओ का हाथ छोड़ा और भागकर शू जिंगजिंग के पास गया। जिंगजिंग, जिंगजिंग, मैंने उसके कंधे जोर से हिलाए, पर उसका सिर बस इधर उधर झूल रहा था। कोई रिएक्शन नहीं। कांड हो गया, हम लेट हो गए। फांग भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिंगजिंग बस सो रही है? सू याओ याओ ने मुझे टोकते हुए कहा। मैंने तब नोटिस किया कि शू जिंगजिंग के मुंह से थूक टपक रहा था। तेरी ऐसी की तैसी, फोकट में डरा ही दिया था। ये लड़की यहाँ सोने क्यों आई है? शू जिंगजिंग ने अपना चेहरा मेरे सीने पर रगड़ा और नींद में कुछ बड़बड़ाने लगी। यंग मास्टर, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। फिर उसने मेरी जैकेट से अपना थूक पोंछा और वापस खर्राटे मारने लगी। खैर चलो, शुक्र है ये पागल लड़की ठीक ठाक मिल गई। फैंग भाई, हम जल्दी से इसे वापस ले चलते हैं। हाँ, मैंने सोचा इसके हाथ उठाकर इसे कंधे पर डाल लूं, पर ये अपनी तलवार को इतनी जोर से पकड़े थी कि छोड़ ही नहीं रही थी। मुझे मजबूरी में पहले उसकी तलवार हटानी पड़ी। एक चमक आई। शू जिंगजिंग अचानक नींद में जोर से चिल्लाई और उसकी कताना एक सेकंड में म्यान से बाहर आ गई। अच्छा हुआ मेरा रिएक्शन स्पीड फास्ट था। मैंने तुरंत अपना सिर घुमाकर इस मौत के अटैक को डॉज कर लिया, पर बेचारी सू याओ याओ का लक इतना सॉलिड नहीं था। तलवार की हैंडल जब झटके से निकली तो ठीक उसके माथे पर जा लगी। कितने सारे तारे हैं। सू याओ याओ की आंखें ऊपर घूम गई और वो वही चक्कर खाकर बेहोश हो गई। मैं जमीन पर बैठा डर से कांप रहा था। सू याओ याओ जमीन पर पड़ी थी। उसके माथे पर एक गोल सा लाल निशान बन गया था और ये सारा झोल करने वाली शू जिंगजिंग अभी भी बिंदास सो रही थी। उसकी टांगे फैली हुई थी, एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में म्यान। भाई साहब, मुझे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि इसके पास नींद में भी ऑटो डिफेंस का सिस्टम है। ये तो गलत बात है भाई। अब मैं क्या करूं? जमीन पर दो दो कैंपस ब्यूटीज बेहोश पड़ी हैं। मेरा दिमाग ब्लैंक हो रहा था। पहले इसकी तलवार को यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना पता नहीं ये नींद में कब मुझे नया अटैक दे मारे। मैंने एक लकड़ी का डंडा उठाया और डरते डरते उसकी तलवार को साइड करने की कोशिश की। शू जिंगजिंग की बॉडी वापस हिली और उसने सीधा तलवार से उस डंडे पर एक स्लैश मारा। डंडा एक सेकंड में दो टुकड़े हो गया। मैंने इस चांस का फायदा उठाया और एक जोर की लात मारकर उसकी तलवार दूर फेंक दी। ह्यू, आखिरकार प्रॉब्लम निपट गई। मैंने बाई टियान टियन को मैसेज किया कि वो लोग नीचे आकर मेरी हेल्प करें। अकेला मैं इन दोनों को उठाकर थोड़ी ना ऊपर ले जा पाऊंगा। दूसरी तरफ लॉन्ग ऑटियन की टांगे खड़े खड़े सुन पड़ चुकी थी। उसे एक कैंपस ब्यूटी की परछाई तक नहीं दिखी। वो लगभग रोने की हालत में पहुंच चुका था। तेरी ऐसी की तैसी सिस्टम, ये सारी ब्यूटीज आकर गायब कहाँ हो गई? हॉस्टल का गेट बंद होने का टाइम आ गया था। लॉन्ग ऑटियन के हाथ के फूल सूकर
किसी सड़ी हुई सब्जी जैसे लटक गए थे। शू जिंगजिंग बेवकूफ औरत, ऐसे मेन टाइम पर इसका फोन भी नहीं लग रहा। लॉन्ग ऑटियन गुस्से में अपने फोन को घूर रहा था। होस्ट, एक काम करो, कल वापस आकर ट्राई करना। मुझे अभी भी लगता है कि मेरा ये क्रिएटिव आइडिया बहुत टॉप क्लास है। टॉप क्लास मेरी जूती, मैं एक नंबर के पागल इंसान की तरह पूरी दोपहर से यहाँ खड़ा मक्खी मार रहा हूँ। तेरी इस वाहियात ट्रिक पर भरोसा करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पुचक, हवा फाड़ते हुए एक कताना आकर सीधा घुसी। ये आवाज कहाँ से आई? लॉन्ग ऑटियन इरिटेटेड मोड में था। होस्ट, एक बार जरा अपने पीछे देखना। लॉन्ग ऑटियन ने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे से लगातार खून बह रहा था। पता नहीं कहाँ से तलवार उठी हुई आई थी और सीधा उसके पीछे में धंस गई थी। लॉन्ग ऑटियन की दर्द भरी चीख पूरे हॉस्टल के नीचे गूंज उठी। वापस मेरे पास मैंने सू याओ याओ को उठाकर एक पेट के सहारे बिठा दिया था। बड़ा अजीब है, रात के टाइम मुर्गियां क्यों बांग दे रही है? आवाज तो ऐसी ही आई। ठीक उसी टाइम बाई टियान टियन और हे लिंगलिंग दोनों भागते हांफते वहां पहुंचे। फंग युआन, तूने आखिर क्या कांड किया है? इन दोनों के गुस्से भरे सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने बोला, जो भी है, पहले इन दोनों को वापस ऊपर ले चलते हैं। गेट बंद होने का टाइम आ गया है। बहुत सारी जद्दोजहद के बाद हमने इन दोनों को ऊपर पहुंचाया। फेंग युआन, ठीक से पकड़ इसे। अगर तूने याओ याओ दीदी का सिर वापस कहीं लड़ा दिया ना, तो मैं तेरा दी एंड कर दूंगी। बाई टियान टियन दरवाजा खटखटाते हुए मुझे वॉर्न कर रही थी। हे लिंगलिंग मेरे पीछे थी। उसने सू जिंजिंग को अपनी पीठ पर उठाया हुआ था। उसकी सांस फूल रही थी। ये छोटी बच्ची इतनी भारी क्यों है? यंग मास्टर, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। सू जिंगजिंग ने हे लिंगलिंग की पीठ पर नींद में बड़बड़ाया। टांग नाना ने दरवाजा खोला और हमारी हालत देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। ये सब क्या भसड़ है? ये इनकी हालत कैसे हुई? उसने जल्दी से आकर हे लिंगलिंग की पीठ से सू जिंगजिंग को उतारने में मदद की। मैंने सू याओ याओ को उसके बेड पर लिटाया और फिर सू जिंगजिंग को उठाने में हेल्प करने चला गया। लॉन्ग ऑटियन की साइड वो हॉस्पिटल में अपना पिछवाड़ा पकड़कर दर्द से चीख रहा था। डॉक्टर ने भौहें सिकोड़ी और उसका जख्म ठीक करते हुए बोला, मुझे पता है तुम आजकल के जवान लौंडे अजीब अजीब गेम्स खेलते हो, पर थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। ये एक चाकू है भाई, कुछ भी उठाकर थोड़ी ना पीछे घुसा दिया जाता है। लॉन्ग ऑटियन का गुस्से से खून खौल रहा था, पर पिछवाड़े का दर्द इतना भयंकर था कि उसकी आंखें ऊपर घूम रही थी और वो लगभग बेहोश होने वाला था। शेन चिंग्क्यू ऑपरेशन थिएटर के बाहर ड्यूटी पर खड़ी थी। आज दूसरी बार वो इस हॉस्पिटल में आई थी। दोपहर को सू जिंगजिंग डिस्चार्ज हुई और अब रात को यंग मास्टर जख्मी हो गए। इस बार आखिर किसने अटैक किया? सच में इस जियांगचन यूनिवर्सिटी में बहुत खतरनाक मास्टर्स छुपे हुए हैं। वो हालांकि सिर्फ एक बॉडीगार्ड थी और लॉन्ग फैमिली के कोर सीक्रेट्स नहीं जानती थी, पर उसे पता था कि लॉन्ग फैमिली ने अपनी तेज ग्रोथ की वजह से बहुत से दुश्मनों को पैदा कर लिया है। जब शेन चिंग्क्यू ने लॉन्ग ऑटियन को ढूंढा था तो वो लगभग मौत के कगार पर थे। उनके पिछवाड़े में चाकू घुसा हुआ था और हालत बहुत घटिया थी। यंग मास्टर के जख्म की डेप्थ को देखकर ऐसा लगता है कि उस मिस्टीरियस निंजा का टारगेट उनकी जान लेना नहीं था। ये एक तरह की धमकी और इंसल्ट थी, पर यह दुश्मन बहुत बड़ा ठरकी और अजीब इंसान है। उसको दूसरों के पीछे वाले दरवाजे में चाकू घुसाने का शौक है। और वापस मेरी साइड में शावर लेकर बाहर निकला, अपने नाइट क्लोथ्स पहनकर और अपना ब्लैंकेट कंधे पर डालकर धीरे धीरे हे लिंगलिंग के बेड के पास गया। लिंगलिंग क्लासमेट, तो मैं ऊपर आ रहा हूँ।